तो ये इस तरीके से टॉरस होता है, ये परिवेशित गर्त बोली जाती है। ये होते क्या है ये समझ लो एक बार। जैसे ये कोई पादप कोशिका है, ठीक है, ये झिल्ली हो गई, ये कोशिका भित्ति हो गई, ठीक है। तो दूसरी कोशिका यहाँ से फिर ऐसे शुरू होगी, ठीक है। तो इन कोशिकाओं के बीच में ये जो स्थान होगा इसे क्या बोलेंगे, प्लाज्मोडेस्मेटा। और प्लाज्मोडेस्मेटा के अंदर यहाँ इस तरीके से सुबेरिन वगैरह जम गए, तो ये चाहे सीढ़ी के क्रम में हो या सर्पिलाकार हो या सीधे, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसमें से जो भी आवागमन होगा वो फिर इस तरीके से होगा, ठीक है। वो होते हैं सरल गर्त। सरल गर्त के बाद दूसरी होती है परिवेशित गर्त, यानी इसकी स्थिति ऐसी होगी, ये है। तो यहां से ये ऐसे संरचना बनेगी, होगा क्या, देखो इसको समझना ऐसे, ये एक पाइप है, ठीक है, सीधा इसमें से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, आवागमन हो रहा है दो कोशिकाओं के बीच पदार्थों का। लेकिन यहाँ पे जो ये संरचना है टॉरस, वो क्या करेगी, वो इस तरीके से है जैसे कि एक कपड़े की कंडीशन हो। सपोज करो एक पाइप है और पाइप के चारों तरफ आपने क्या किया, एक कपड़ा लपेट दिया, ठीक है। अब क्या होगा, ये कपड़ा अगर ऐसे घूम गया तो वो पाइप भी बंद हो जाएगा, होगा, और अगर ये ऐसे लूज हो गया तो वो पाइप में से सुचारू रूप से ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ होती है, ये टॉरस जब तक लूज ऐसे खुला रहेगा तब तक तो ट्रांसपोर्टेशन होगा, फिर जब ये ऐसे घूम जाएगा टॉरस, अगर ये ऐसे हो गया, इसको कवर कर लिया इसने पूरा ऐसे, तो फिर अब आवागमन क्या हो गया, रुक गया। समझ आई बात। तो इस तरीके से गर्त होती है, ठीक है, कोशिकाओं के बीच में, तो उसे क्या बोलते हैं, परिवेशित गर्त या सरल गर्त। तो इस तरीके से गर्त पाई जाती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि कोशिकाएं अकेली नहीं रहती ना, हर बार अकेली नहीं रहेगी कोशिका। जब कोशिकाएं एक दूसरे के साथ समंडल बनाती है ना, कॉलोनी, सिनोबियल बनाए या कॉलोनी बनाए, दो चीजें हैं आपको पता है ना, सिनोबिया और अगला क्या था, कॉलोनी। तो कॉलोनी में क्या होगा, कितनी संख्या हो सकती है, निश्चित नहीं है, लेकिन समंडल में निश्चित है ना, हाँ, फिक्स नंबर ऑफ, ठीक है। तो पढ़ तो रहे हो आप लोग। तो आगे बात करते हैं, ठीक है, शैवालों का कोशिकीय संगठन में आगे हम पढ़ेंगे इसका केंद्रक कैसे होता है। केंद्रक, ठीक है। केंद्रक कैसा होगा भाई, आपने पढ़ा मीजोकैरियोटिक सेल्स जहां जहां होंगी वहां तो ये होगा कि गुणसूत्र भी नहीं है और हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं है, लेकिन केंद्रक है। केंद्रक का मतलब जो भी डीएनए वाला पदार्थ है वो एक झिल्ली से आवृत होगा, और उस झिल्ली को क्या बोलेंगे, केंद्रक झिल्ली। वहां पर एक स्पेशल द्रव्य होगा जो थोड़ा सा सघन होगा, उसका नाम क्या होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव्य, ठीक है। तो इतना तो होगा, लेकिन डीएनए के जो गुणसूत्र वगैरह नहीं होगा, वो डीएनए उसमें डायरेक्टली पड़ा हुआ रहेगा। आई बात समझ। तो इस तरीके की कंडीशन जहां मिलती है उन्हें कहते हैं मीजोकैरियोटिक, ठीक है। आगे बात करें कैसा केंद्रक होगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें साइनोफाइसी की, तो उसका केंद्रक जो है वो, देखो प्रोकैरियोटिक, पहले तो समझ लो कि कोशिकाएं, तो जो प्रोकैरियोटिक कंडीशन है वो किसमें मिलेगी, ब्लू ग्रीन एल्गी में। ब्लू ग्रीन एल्गी, क्योंकि वो नील हरित शैवाल है, और नील हरित शैवालों को क्या कहा जाता है, नील हरित जीवाणु भी कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु। तो जीवाणु तो वैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका है। तो नील हरित शैवाल, नीला रंग कहाँ से आया, साइनो वर्ड से आया है ना। तो कौन सी फैमिली, कौन सी क्लास हो जाएगी, साइनोफाइसी, ऐसे याद रखो, ठीक है। केंद्रक झिल्ली का क्या हो गया, इसके अंदर अभाव होता है, ठीक है। और इसके अलावा केंद्रिका और केंद्रिक रस भी होता है, मतलब केंद्रक द्रव्य भी नहीं होगा, केंद्रक झिल्ली का अभाव होगा, और केंद्रिका, ऐसे लिख लो, केंद्रिक झिल्ली, केंद्रिका और
केंद्रक द्रव्य अनुपस्थित। लेकिन फिर भी इसके अंदर एक बात और होगी, क्या? गुणसूत्र, और गुणसूत्र के साथ हिस्टोन, डीएनए होगा और वो हिस्टोन की मदद से बंधा हुआ होगा, कंप्रेस्ड कंडीशन में होगा। नहीं, हाँ, आद्य मतलब पुराना, ओल्ड, हिंदी नहीं समझ रहे, सॉरी, ये अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित हुआ। क्या आद्य मतलब होता है प्राचीन, एंशिएंट, सबसे ज्यादा पुराना जो होता है, एंसेस्टर्स वाली कंडीशन में आद्य। ये सब नहीं होंगे इसके अंदर, ठीक है। तो ज्यादातर इसको क्या बोलेंगे? प्रारंभिक केंद्रक, यानी कि डीएनए होगा, बस इतना ही है इसके अंदर, केवल डीएनए होगा इसके अंदर। तो ऐसे केंद्रक को क्या बोलते हैं? प्राक केंद्रक। डीएनए उपस्थित, उसे प्राक केंद्रक बोल देंगे। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की ये कंडीशन है केंद्रक। दूसरा मीजोकैरियोटिक कंडीशन है ना, डायनोफ्लैजिलेटी में होता है। डायनोफ्लैजिलेटी, जिसमें डायनो मतलब देखो नाम से ही पता चल रहा है, डायनो मतलब दो, फ्लैजिलेटी मतलब फ्लैजिला, द्विकशाभिक जितने भी होंगे। तो आगे ये कौन सी होती है? मीजो कैरियोटिक। ठीक है, आगे आप पढ़ोगे आर्की बैक्टीरिया वगैरह होते हैं। आर्की बैक्टीरिया किसे कहते हैं? ऐसे जीवाणु जो पृथ्वी जब उत्पन्न हुई थी तब उत्पन्न हुए होंगे, ऐसा माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो ऐसी एडवर्स कंडीशन में रहते हैं जो एडवर्स कंडीशन जनरली देखने को, जहां कोई भी जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। जैसे आप लोगों ने 12th क्लास में एक वर्ड पढ़ा होगा, पीसीआर, जहां बायोटेक्नोलॉजी पढ़ी थी वहां पर पीसीआर सुना होगा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। एक डीएनए से बहुत सारे डीएनए बनते हैं। तो जब एक डीएनए से दो डीएनए, दो डीएनए से चार डीएनए से बनते चलते हैं, तो वहां पे एक एंजाइम आता है, टक डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, लगभग 190 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाले पानी में वो जीवाणु रहता है, उसका नाम है थर्मस एक्वाटिकस। ठीक है, उसमें से डीएनए निकाला गया था, उसका नाम था डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो ऐसे जीवाणु जो इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों में रहेंगे, हवा में रहें या गर्म पानी के झरनों में रहें, है ना, जहां हम जीवन के बारे में सोच नहीं सकते, श्वसन के बारे में, वहां वो रहते हैं। ऐसे जीवाणु को क्या कहते हैं? आद्य जीवाणु या आर्की बैक्टीरिया। ठीक है, आगे बात करते हैं मीजो कैरियोटिक। मीजो कैरियोटिक का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? डायनोफ्लैजिलेटी। अपूर्ण विकसित होता है। ठीक है, अपूर्ण विकसित का मतलब क्या होगा? केंद्रक झिल्ली तो होती है पर गुणसूत्र नहीं होते। अनुपस्थित। ठीक है, आगे बात करेंगे मीजोकैरियोटिक के बाद यूकैरियोटिक। एक खास बात और है इसमें, फिर आगे कौन सी कोशिकाएं आ जाएंगी? यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक के अंदर तो क्या होगा? केंद्रक पूर्ण विकसित होगा। और पूर्ण विकसित केंद्रक का मतलब क्या होता है? नहीं पता? पूर्ण विकसित केंद्रक, हे भगवान, पूर्ण विकसित केंद्रक का मतलब है उसके अंदर केंद्रक झिल्ली होगी, स्टोन होगा, पता सब होता है।
दो चार तो इस डर में नहीं बोलते गलत ना हो जाए। हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए, गुणसूत्र, सब कुछ उपस्थित होगा। ठीक है, तो उससे हम क्या बोलेंगे, यूकैरियोटिक कोशिकाएं। और इसके अलावा केंद्रक, झिल्ली, केंद्रिका, सब कुछ होगा इसके अंदर। क्या क्या, केंद्रिका, और केंद्रिका के अलावा क्या होगा, केंद्रक द्रव्य। ठीक है, तो एक बार आप ये सब कंप्लीट कर लीजिए। कभी कभी बहुकेंद्र की कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। ठीक है, पूर्ण रूप से विकसित होगा। और एक केंद्र की, ऐसा नहीं है कि एक कोशिका में एक ही केंद्रक हो, या बहुकेंद्र की। की सेल्स भी होती है। ठीक है ना, उसमें फिर एग्जाम्पल्स आ जाते हैं आपके कि प्लास्टिड वगैरह तो सब होगा। यूकैरियोटिक कोशिका है तो स्पाइरोगायरा या जिग्निवा में होता है बहुकेंद्रकों की स्थिति। ठीक है, बना लिया, लिख लिया। तो आगे लिखते हैं हम, यूकैरियोटिक के आधार पे केंद्रक वगैरह हो गया। फिर उसके बाद बात करेंगे हम कशाभिका की। कशाभिका कितने प्रकार की होती है, ठीक है। फिर आई स्पॉट रह जाएगा। आई स्पॉट को क्या कहते हैं, नेत्र बिंदु या दृक बिंदु या चक्षु बिंदु। मिटा दूं उसको, ठीक है भाई। तो आगे बात करेंगे कशाभिका। कशाभिका होती क्या है भाई, ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी हुई ऐसी तंतु जैसी संरचना है ना, जिसमें 9+2 का सीक्वेंस होता है। 9+2 का मतलब क्या है, बताया था ना आप लोगों को। 9 तो परिधि पर होंगी, 2 सेंटर में होंगी एक। आई बात समझ में। तो इस तरीके से ये होंगी। और फिर आपको पूरा बताया था ना, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, यहाँ होता है काय, यहाँ होता है तंतु, और फिर ये ऐसे निकली हुई होती है। ठीक है, इसके भाग होते हैं बॉडी, फुट एंड फिलामेंट, है ना। हाँ, जब एल्गी सॉरी फंजाई पढ़ाया था तब बताया था आप लोगों को। ठीक है, तो इसमें आगे क्या होगा, ये होता है फुट। फुट का मतलब पैर, है ना, इसके अंतिम स्थिति फुट। उसके बाद बॉडी, ठीक है, बॉडी मतलब काय, ठीक। फिर उसके बाद काय, और ये क्या हो जाएगा, तंतु। ठीक है, अब देखो भाई, तंतु जो स्थिति है ना, मुख्य रूप से फ्लैजिला एक एंटीना की तरह काम करती है। और ये कई तरीके की होंगी, जैसे एक कोशिका में एक स्थिति है या दोनों है, और या फिर दोनों में। देखो, आपको पता है ब्रश को हिंदी में क्या कहते हैं, ब्रश करते होगे ना सुबह सुबह, ठीक है। इसके अलावा पेंटिंग वगैरह करते हैं, कलर करते हैं, नाम लिखते हैं, कभी कभी पेंटिंग वगैरह, है ना। हाँ हाँ, तो जो पेंट एनीवेज जो ब्रश होती है उसे हिंदी में क्या कहते हैं, कूंची, कूंची कहते हैं।
ठीक है, तो सुबह सुबह सब कूची करके आते हो, है दातुन करके आते हो। अच्छा ठीक है, एनीवेज ये क्यों बताया, देखो भाई जब किसी चीज पे इस तरीके से संरचना ऐसे लगी हुई हो ना धागे जैसे, तो क्या बोल देंगे उसे, कूची। तो कूची के हिसाब से ही शब्द बनाए तो इसे बोलते हैं कूर्च सम, मतलब ब्रश जैसी। आई बात समझ। और जिसमें ये कंडीशन नहीं होती उसे क्या कहते हैं, प्रतोद। इन्हें क्या बोलेंगे, प्रतोद। ठीक है, जो सीधी है एकदम, बस कुछ नहीं है उसमें। और कूर्च सम का मतलब है फ्लैजिला है, फ्लैजिला में फिर आगे जाकर के और कंटिकाएं जैसी लगी हुई। आई बात समझ। तो अब ये एक हो, दो हो, या फिर ओहो ये तो दो ही बन गए फिर से, या एक स्थिति ये भी होती है कि इनमें से एक तो बन गई प्रतोद और एक बन गई कूर्च सम। तीन स्थितियां होती है। ठीक है, ये तो हमने बना दिया, ये सिंगल फ्लैजिलेट है दोनों, ये दोनों डबल फ्लैजिलेट है, और ये एक कूर्च सम है इसके पास और एक प्रतोद प्रकार की है ना। तो आप इतने सारे डायग्राम बना के क्या करोगे, इसमें आगे बताती हूँ कौन कौन सी स्थिति होगी। ठीक है, सीक्वेंस से बनाते हैं इसको, उसको टिंसिल एंड व्हिप्लैश, दो तरीके, दो इंग्लिश में उसके टर्म्स हैं। फिर प्रतोद को बोलते हैं व्हिप्लैश। देखो ऐसे समझो, ऐसे बनाओ डायग्राम बनाओ एक एक करके। इसमें दोनों साइड है, इसमें एक ही साइड है, ध्यान रखना। इसमें एक भी नहीं है, इसमें एक साइड है, इसमें दोनों साइड है। ठीक है, कूची कूर्च सम। ठीक है, तो सबसे पहले जो कशाबिक आई उसको क्या बोलेंगे, सम। अगर एक जैसी है तो सम कशाबिक, दो तरीके की अलग अलग है तो विषम कशाबिक। ठीक है, इसको बोलते हैं पेंटोनिमिक। पेंटोनिमिक कूर्च सम। ठीक है, दूसरा जिसमें दोनों साइड होगी, एक साइड है उसको बोलते हैं स्टाइगोनिमेटिक। स्टाइगोनिमेटिक। ठीक है, आगे बात करें कि जो एक ही है ना, उसमें कोई वो है नहीं, तो उसे बोलेंगे प्रतोद। और ये दोनों किस में आ जाती हैं, कूर्च सम। इसको बोलते हैं व्हिप्लैश। क्या बोलेंगे, व्हिप्लैश टाइप। और कूर्च सम को बोलते हैं टिंसिल। ठीक है, ये तो ऐसे याद रख लेना कि ब्रश में जैसे दांते होते हैं ना, वैसे इसमें भी है। तो ब्रश को क्या कहते हैं हिंदी में, कूची। ठीक है, तो ये हो गया कूर्च सम। ठीक है, टिंसिल। ठीक है, बाकी की कहानी हम लोग कल पढ़ेंगे।